नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम मातृभारती पर प्रकाशित हुई एक क्लासिक के बारे में बात करेंगे। इसके ऑथर का नाम शायद ही कोई भारतीय नहीं जानता होगा। रविंद्रनाथ जी ना सिर्फ बंगाल की लेकिन भारत की रूह में बसते हैं। इकलौते साहित्यकार जिन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पारितोषिक हासिल किया। उनकी कथाएं जैसे हम पढ़ते हैं, उनके निबंध पढ़ते हैं, उनके लेख पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें कोई रूह बसी है, एक एहसास रहता है। ऐसी कुछ कथाएं हमें मातृभारती पर हिंदी में अनुवादित मिल रही हैं। अनुवाद भी बढ़िया है। अगर अनुवाद सही ना रहा तो भी जो कथा का मर्म रहता है, उसका रस होता है, वो चेंज हो जाता है। हम उसको उतना सुंदर तरीके से फील नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, हमें रविंद्रनाथ जी की पुस्तकों का ऑडियो भी मिल रहा है। अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बैठ के स्क्रॉल करके बुक पढ़ पाएँ या फिर हम स्क्रीन गेजिंग नहीं करना चाहते तो हम ऑडियो बुक चला सकते हैं। छोटा बड़ा काम करते हुए इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं। आज हम रविंद्र जी की जिस कहानी का बात करने वाले हैं वह है चोखेर बाली। एक बहुत ही प्रचलित कथा है चोखेर बाली। अब इसकी कथा के बारे में ज़्यादातर वाचक जो अच्छी पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं वह जानते ही होंगे। फिर भी हम थोड़ा सा जो हमारे आधुनिक वाचक हैं, जो पुरानी पुस्तकों से विमुख हो चुके हैं, जिनको वो पुस्तकें पढ़ना अब इतना पसंद नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं कुछ बता रही हूँ। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिस पे समय का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें जिन साइकोलॉजी की, जिन इमोशन की, जिन स्ट्रगल्स की बात की गई होती है वह परमानेंट सी होती हैं। समाज बदलता है, सिचुएशंस बदलती है, लेकिन कुछ चीज़ें परमानेंट रहती हैं। जैसे इंसान की साइकोलॉजी है, इंसान के इमोशंस हैं, उसका ईगो है, उसके रिएक्शंस हैं, वो काफ़ी हद तक समान रहते हैं। और उन चीज़ों को अच्छी तरीके से कुरेद के निकालने की वजह से वो कथाएं भी अमर सी हो जाती हैं। हम लंबे समय तक उसे उतनी ही सुंदर तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसी एक कथा है चोखेर बाली। 4 यंग कैरेक्टर्स के आसपास घूम रही ये कथा बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है। हालांकि उस कथा में उस समय के बंगाल का समाज जीवन अच्छी तरीके से ये प्रकाशित हो रहा है। उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आज के शहरी जीवन में नहीं देखी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमारी सामाजिकता वहीं रुकी हुई है। कुछ हद तक अभी भी यंग कपल्स सोशलाइजेशन और लव लाइफ के बीच में बटे हुए से रहते हैं। उन चीज़ों का कैसा रिएक्शन खास करके लड़कियों और औरतों पे होता है वो भी इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। कैसी हस्बैंड्स की एक्सपेक्टेशन होती है और कैसी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है, ये भी उसमें सुंदर तरीके से बताया गया है। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक वेल रेड महेंद्र, जो इसका हीरो माना जा सकता है, वो एक वेल रेड इंसान है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है और अच्छी फैमिली का इकलौता बेटा है। और एक समय पे वो डायलेमा में रहता है कि वो शादी को गृहस्थी को प्रेफर करना चाहता है या अपने करियर और जिस तरीके से वो ज़िंदगी जी रहा है उसी में वो खुश है। इसकी वजह से उसकी तय हुई शादी एक समय पे वो तोड़ देता है। विनोदिनी नाम की जिस लड़की के साथ उसकी शादी टूट जाती है, वो उसी की फैमिली के एक और लड़के से शादी करती है और बाद में फ़ौरन विधवा होकर विधवा ज़िंदगी बिताने लगती है। जब महेंद्र, जो इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक अनजान रहता है, वह बाद में गृहस्थी के बारे में सोचने लगता है। उस समय उसके एक बहुत ही अजीज़ दोस्त बिहारी की सगाई की बात चलती है। आशा नाम की एक छोटी सी लड़की, एज में बहुत छोटी है, ये बहुत पुराने समय की बात है जब बाल विवाह कराए जाते थे। उस लड़की से चलती बात के दौरान सिचुएशंस ऐसे टर्न होती है कि महेंद्र की आशा से शादी हो जाती है और बिहारी सिंगल रहता है। एक सिचुएशन में वो विधवा लड़की विनोदिनी उनके घर में एंटर हो जाती है। अब 4 यंग कैरेक्टर्स हो जाते हैं जो अपने इमोशंस के लिए उनके इमोशंस टर्न होने लगते हैं। विनोदिनी, आशा, महेंद्र और बिहारी चारों अपनी जगह पे सही हैं। चारों की ईगो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। चारों की साइकोलॉजी, चारों की एज, चारों ने जो फेस किया है वो उनके दिमाग पे, उनके व्यक्तित्व पे प्रभाव कर रहा है। और किस तरीके से पूरी स्टोरी कॉम्प्लिकेट होती रहती है, उलझती सुलझती रहती है, ये पढ़ने के लिए आप चोखेर बाली मातृभारती पर अवश्य पढ़िए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, गुड बाय।